Hello everyone, welcome back to my channel Geeks Idea, a channel of learning and imparting knowledge. पॉलिटी की सीरीज चल रही है और हम पढ़ रहे हैं फिलॉसफी ऑफ फ्रीडम। कौन कौन सा फ्रीडम दिया गया है किसको, सिटीजन को, बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो हमारा पिछला लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वो था आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए। लेकिन पिछले लेक्चर में टाइपिंग मिस्टेक हुई थी, वहाँ पे मैंने बी लिखा था फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को, क्लॉज बी, लेकिन वो एक्चुअली क्लॉज ए है। तो सॉरी फॉर द मिस्टेक। आज हमारा टॉपिक है फ्रीडम टू असेंबल। फ्रीडम टू असेंबल, एक जगह इकट्ठा होना, लोगों का जमा होना, प्रोटेस्ट करना, इससे रिलेटेड है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज बी। तो आइए देखते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं। आप वीडियो को पॉज करके ये स्लाइड पढ़िए तो मैं उसको अच्छे से समझाऊंगा। ये किससे रिलेटेड है, ये जो भी लिखा है तो ये क्या है, ये हम अच्छे से समझेंगे। तो वीडियो को पॉज करके एक बार इसको एक वन गो में पढ़िए तो समझाऊंगा मैं यहाँ पे। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज बी बोल रहा है कि यू हैव राइट टू असेंबल। सिटीजन्स को बोला गया है कि आप असेंबल हो सकते हो, आप एक जमा हो सकते हो पीसफुली विदाउट आर्म्स। एक तो आपके पास हथियार नहीं होने चाहिए, हथियार आपके पास नहीं होने चाहिए, और आप पीसफुल होने चाहिए। अगर आप अमन पसंद लोग हो और इकट्ठा होना चाहते हो, चाहे आपको अपनी बात बोलनी हो, इकट्ठा क्यों होना होता है? इकट्ठा इसलिए होना होता है ताकि डिमॉन्स्ट्रेट किया जाए, पब्लिक मीटिंग किया जाए या प्रोसेशन किया जाए, जिसको हम बोलते हैं कि किसी के खिलाफ कुछ बोलना होता है, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ करती है अपनी गवर्नमेंट या रनिंग गवर्नमेंट के ख़िलाफ़। इसी तरह लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है, वो सरकार के ख़िलाफ़ या एडमिनिस्ट्रेशन के ख़िलाफ़ कोई मोर्चा निकालती है, लेकिन कंडीशन ये है कि पीसफुल होना चाहिए और विदाउट आर्म्स होना चाहिए। बिल्कुल आसान है, नो बिग डील, आराम से समझ आता है कि यानी कि लोग इकट्ठे हो सकते हैं विदाउट एनी आर्म्स और पीसफुली। ये है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज बी, यानी कि लोग जमा हो सकते हैं। ये पब्लिक लैंड पे होना चाहिए, पब्लिक लैंड पे होना चाहिए। आप किसी के प्राइवेट प्रॉपर्टी पे जाओगे, बोलोगे मुझे फ्रीडम ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन है, वैसा नहीं हो सकता। वो प्राइवेट पर्सन बोलेगा मैं इजाज़त नहीं देता, बात ख़त्म। आप उसके फंडामेंटल राइट्स तो वायलेट नहीं कर सकते ना। फंडामेंटल राइट्स अगर लोगों के हैं तो उस प्राइवेट इंसान का भी है जिसकी लैंड होगी। वो अगर चाहेगा आप उस लैंड पे नहीं जाओगे, तो अगर आप जाओगे वो होगी ट्रेसपासिंग, वो होगी ट्रेसपासिंग, तो आप पे कानून की कार्रवाई की जा सकती है। इसलिए पब्लिक लैंड पे आप कर सकते हो, प्राइवेट लैंड पे आप नहीं जा सकते। तो इसकी कुछ कंडीशंस है, इसकी कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। क्या हम कभी भी कुछ भी कर सकते हैं? हथियार रिस्ट्रिक्शंस क्या है? सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी एंड पब्लिक ऑर्डर, ये बहुत ज़रूरी याद रखना है किस किस से रिलेटेड है। कभी ये बोला जाएगा कि इसमें और कुछ है, और कुछ कंडीशन है। इसमें क्या क्या रिस्ट्रिक्शन है? सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, यानी कि आप मोर्चा निकाल सकते हो इंडिया की सॉवरेनिटी के खिलाफ, इंडिया की सॉवरेनिटी के खिलाफ नहीं निकाल सकते। और पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ, अगर आप पब्लिक ऑर्डर बिगाड़ना चाहो, कभी ट्रैफिक जाम करना चाहोगे, हड़तालों, दुकानदारों को बोलोगे बंद कर लो, फिर स्टोन पेल्टिंग हो जाती है, या कुछ और गुंडे आके डंडे लेके आ जाते हैं, लोगों को मारते पीटते हैं, आप हड़ताल क्यों नहीं करते हो? वो सब यहाँ पे अलाउ नहीं है। जैसे कि पिछले लेक्चर में भी हमने सुना था कि बोला था कि बंद इज़ नॉट अलाउड, बंद इज़ नॉट अलाउड, क्योंकि उसकी वजह से दूसरे लोगों के फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो जाते हैं। इसलिए बंद अलाउ नहीं है। आप डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हो, पब्लिक मीटिंग प्रोसेशन कर सकते हो। यह है रिस्ट्रिक्शंस। रिस्ट्रिक्शंस किस बुनियाद पे? अगर आपको पता चलेगा कि लोग असेंबल हो रहे हैं वायलेंट, डिसऑर्डरली और राइटस असेंबलीज, यानी कि वो वायलेंट हो जाने वाले हैं, डिसऑर्डर प्रोड्यूस करेंगे और राइटस दंगे शुरुआत करेंगे, जैसे कि दिल्ली में हो गए थे रिसेंटली। तो ऐसी असेंबलीज को अलाउ नहीं किया जाएगा। राइट टू स्ट्राइक, अगर आपको स्ट्राइक ये कि वही बंद, बंद यहाँ पे अलाउ नहीं है, बंद यहाँ पे अलाउ नहीं है।
कि आप हर किसी को बोलोगे सब कुछ बंद कर दो, ऐसा अलाउ नहीं किया जाएगा। आपके पास राइट है कि डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो लेकिन बंद नहीं कर सकते। यह है इसकी कुछ रिस्ट्रिक्शंस। तो रिस्ट्रिक्शन से रिलेटेड कुछ और कॉन्सेप्ट है। अब अगर असेंबल का मतलब क्या है, लोगों का इकट्ठे जमा होना। अब अगर किसी चीज़ पे रिस्ट्रिक्शन लगानी है तो कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कोई ये सज़ा वज़ा नहीं दी गई है, बल्कि जो सेक्शन 144 ऑफ आईपीसी है, इंडियन पिनल कोड, उसमें असेंबली ऑफ 5 और मोर अनलॉफुल करार दिया जाएगा। अगर 5 या 5 से ज़्यादा इकट्ठे चलेंगे उसको अनलॉफुल माना जाएगा, उसको अनलॉफुल माना जाएगा अंडर सेक्शन 144 ऑफ इंडियन पिनल कोड। क्यों माना जाएगा अनलॉफुल? टू रेजिस्ट एग्जीक्यूशन ऑफ एनी लॉ। अगर कोई लॉ पास किया जाएगा उसके अगेंस्ट में लोग इकट्ठे हो जाएंगे, उसलिए बोला जाएगा अनलॉफुल। टू फोर्सफुली ऑक्यूपाई द प्रॉपर्टी ऑफ समवन। आप किसी की प्रॉपर्टी पे हमला करना चाहोगे, ज़बरदस्ती लेना चाहोगे, 5-6 मिलके किसी की प्रॉपर्टी छीनना चाहेंगे या उस पर कब्जा करना चाहेंगे विदाउट अप्लाइंग टू लॉ, तो वो भी अनलॉफुल माना जाएगा। टू कमिट मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास। आप कोई गलत हरकत या किसी की प्रॉपर्टी में जहाँ पे घुसना नहीं चाहे वहाँ पे घुसना चाहोगे, चाहे कोई भी प्रॉपर्टी हो जहाँ पे आपको अलाउ नहीं किया गया हो, उसको भी अनलॉफुल माना जाएगा। टू फोर्स समवन टू डू एन इलीगल एक्ट। अगर कुछ लोग मिलके किसी को ज़बरदस्ती कोई काम करवाना चाह रहे हैं उसको भी अनलॉफुल माना जाएगा। टू थ्रेटन द गवर्नमेंट और इट्स ऑफिशियल्स ऑन एक्सरसाइजिंग लॉफुल पावर। जैसे कि लोग इकट्ठे हो रहे हैं, फिर जैसे कि राम रहीम केस हुआ था हरियाणा में, तो लोग जमा हो गए थे पुलिस के खिलाफ कि इसको अरेस्ट वेरेस्ट कुछ नहीं करना है, क्योंकि इमोशन जुड़े हुए होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, उस टाइम लोगों को दिखाई नहीं देता है, तो उस टाइम भी लोगों की भीड़ को अनलॉफुल करार दिया जाएगा अंडर सेक्शन 144 ऑफ इंडियन पिनल कोड। इंडियन पिनल कोड यह है कुछ चीज़ें जिनकी बुनियाद पे एक असेंबली ऑफ पीपल को अनलॉफुल करार दिया जाएगा। कौन सी? एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ को आप रोकोगे, किसी की प्रॉपर्टी ज़बरदस्ती उस पर ऑक्यूपाई करना चाहोगे विदाउट लॉ, मिसचीफ या क्रिमिनल ट्रेसपास करोगे, किसी को ज़बरदस्ती कोई काम करवाना चाहोगे या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को थ्रेटन करोगे। ये था आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज बी। तो होप है कि आपको ये आराम से समझ आया होगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरी चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।